हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से सीधे आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्स एंड फॉर्मूला एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक सेम है, इसी में ही अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमारे पास एक ट्राइंगल है दैट इज x1, इसके 3 पॉइंट्स है x1 y1, b पॉइंट इज x2 y2 एंड पॉइंट सी इज x3 y3। क्या करना है हमें इसमें फाइंड आउट करना है इसका सेंट्रॉइड। क्या करना है बच्चे, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। और सेंट्रॉइड होता क्या है, क्या होता है भाई सेंट्रॉइड, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जरा एक बार रिमाइंड कीजिए। सेंट्रॉइड क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। सो दैट इज कि अगर हमारे पास में एक मीडियन है दैट इज एडी, एक मीडियन है दैट इज बीई एंड द थर्ड मीडियन इज सीएफ। क्या क्या है हमारे पास, एक मीडियन हमने लिया एडी, अनदर मीडियन इज बीई एंड अनदर मीडियन इज सीएफ। जहां पर ये तीनों मीडियंस कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट हमने लिया ये पॉइंट आ गया हमारे पास, दैट इज जी। और जी क्या है, यही हमारे पास है इसका सेंट्रॉइड। क्या हुआ हमारे पास, यही है हमारे पास इसका सेंट्रॉइड। अब हमें क्या करना है, तो आज का हमारा सबसे पहला टारगेट होगा ये जो सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का, मींस इसके लिए फॉर्मूला डिफाइन करने का कि ये सेंट्रॉइड होगा क्या। प्यारे बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको सिंपली वो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 के रूप में क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड कीजिए इसके सेंट्रॉइड को। क्लियर है, ड्राइव करना होगा आपको फॉर्मूला। हालांकि आगे कुछ क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे रिलेटेड, उसमें आपको फिर फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट ये फॉर्मूला बना कैसे वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि आपको बताया, हमें चाहिए ये वाला कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए जी का। तो पहली बात तो ये है कि सेंट्रॉइड होता है जो मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। दूसरा ये है इसमें खास बात कि जो सेंट्रॉइड होता है ये इसके मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। पहली बात क्या है सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस is known as centroid। जो मीडियंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, दैट इज कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन in the ratio, centroid divide the medians in the ratio 2:1। सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया, यही दो मेन प्रॉपर्टीज है जो हमें हेल्पफुल होंगे इसके सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x1 y1 हमारे पास है, हमें सबसे पहले चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। ये याद रखिएगा, चाहे आप इसकी हेल्प से निकाल लीजिएगा, बीई की हेल्प से, चाहे सीएफ की हेल्प से निकाल लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट क्या है, दैट इज डी। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट विल बी x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2। क्लियर होगा, ये तो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ही। तो ये तो हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, दैट इज x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डी के, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। अब जी क्या करता है कि सिंस जी डिवाइड्स एडी
इन द रेशो 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, इस जी के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी आपने ले लिया, दैट इज x2 प्लस x3 अपॉन 2, लिख देता हूं यहां पे भी x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो क्या करना है बच्चे? 2 इंटू दिस, 2 इंटू x2 होगा, m1 इंटू x2 होगा, तो m1 क्या है? दैट इज 2 हो गया। तो क्या हो गया भाई? ये हो गया 2 इंटू x2, x2 की जगह पर क्या है? x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1, प्लस क्या आ गया? 1 इंटू x1 अपॉन में क्या आ गया? 2 प्लस 1 दैट इज 3। y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 इंटू y2, ये हो गया आपके पास 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है? अभी मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। y2 की वैल्यू है दैट इज y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1, दैट इज y1 अपॉन में क्या आ गया? दैट इज 3। क्लियर हो गया बच्चे? क्या आ गया अब हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या रह गया? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या रह गया? 3। एंड सिमिलर वे में यहां पर भी आ गया, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। दैट्स ऑल। In this way, we just find out the coordinates of the centroid, that is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3। क्लियर है मेरे बच्चे? तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जी एडी को किस रेशो में डिवाइड करता है। अगर ये दोनों चीज हमें याद है तो हमें ये चीज निकालना बहुत ही इजी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे? सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या गिवन है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज 3 वर्टिसेस आर दिस। एक हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि वो तीनों वर्टेक्स दे दे और उसका सेंट्रोइड पूछ ले, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है इसी में से ही कि अब की बार वो आपसे एक वर्टेक्स पूछ ले, 2 वर्टेक्स दे देगा ट्राइंगल्स के और इसका क्या दे देगा? सेंट्रोइड। हालांकि इस क्वेश्चन में कहा है कि सेंट्रोइड एट ओरिजिन है, या वो इसके अलावा अगर कोई ओरिजिन के अलावा कोई और भी सेंट्रोइड है तो उसको भी यहां पर दिया जा सकता है। तो ये 2 टाइप के, सबसे पहले 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, बाकी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑफ 1, दैट इज आपके पास ए है दैट इज -1 0, बी आपके पास है दैट इज 5 -2 एंड सी आपके पास है दैट इज -5 एंड 2। तो सेंट्रोइड क्या बन गया? सो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो क्या मिल गया बच्चे आपको? आपको मिल गया x1 इज -1 प्लस 5 एंड -5 अपॉन 3, y1 इज 0, y2 इज -2 एंड y3 इज +2 अपॉन में 3। तो भाई क्या मिल गया आपको? 5 - 5 0 हो गया, क्या रह गया? सिर्फ -1/3, यहां से पूरा ही कट गया, 0/3 मीन्स 0। आ गया आपके पास सेंट्रोइड, है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो टाइप है ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है, 3 से डिवाइड करना है, फिर प्लस करने और 3 से डिवाइड करना है, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? सॉल्यूशन अगर हम इसका करते हैं, हमें थर्ड वर्टेक्स दिया नहीं है, तो हमने क्या किया कि लेट वर्टेक्स ए इज एक्स वाई, हमने इसको क्या मान लिया? एक्स वाई मान लिया। हमारे पास बी ऑलरेडी है दैट इज -3 1,
एंड सी हमारे पास है 0 -2। सो सेंट्रॉइड या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऐसा लिखेंगे आप। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या होंगे? दैट विल बी x1 की जगह पर x आ गया, प्लस -3 हो गया, प्लस 0 अपॉन में 3, एंड y +1 -2 अपॉन में 3। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हमारे पास ऑलरेडी इसका क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या हमारे पास, दैट इज ओरिजिन क्या होगा, दैट इज 0 0। सो हमें यहां से क्या मिला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेंट्रॉइड इज एट 0 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड कहां है, 0 0 पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया कि x -3 अपॉन 3 एंड y -1 अपॉन 3 इज सेम एज 0 0। या यहां से आप कह सकते हो कि x -3 अपॉन 3 इज 0, या ये कह लीजिए कि x -3 इज 0। तो ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल टू 3 एंड y -1 अपॉन 3 इज 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा यहां पर? अब 3 × 0, सो y -1 इज 0, सो y इज इक्वल टू 1। सो हैंस coordinates of third vertex is 3 1। क्या हो गया? दैट इज 3 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड के बाद अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स, देयर डायगोनल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि इफ द पॉइंट्स P Q R S आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम P Q R S, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। लेकिन अगर हमें यहां पर ये A की भी वैल्यू गिवन होती और B की भी वैल्यू गिवन होती, तो वो हो सकता है ये भी प्रूफ करवा सकता था जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि सो दैट P Q R एंड S आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने यही चीज प्रूफ की थी, किसका यूज करके? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है A B C D या P Q R S, तो अगर हम इसकी बात डिस्टेंस फॉर्मूला से करें तो हम वहां पे इजीली कैसे क्या करते? फिर हम इन चारों लेंथ्स को फाइंड आउट करते, PQ, QR, RS एंड PS। चारों साइड्स को अगर हम फाइंड आउट करते तो हमें क्या मिलता? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि PQ SR के इक्वल होगा एंड PS QR के इक्वल होगा। बट इसका यहां पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिलता है। वो क्या मिलता है? पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ a parallelogram bisects each other, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करता है बच्चे? वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करते हैं तो किसी एक ही तो पॉइंट पर करते होंगे जहां पर वो दोनों मिलते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास पॉइंट आ गया O, इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, या ये कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स कोइंसाइड्स। डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होते हैं वो कोइंसाइड्स होते हैं, मींस वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट होता है। ये कह सकते हो, या इसी को आप ये कह सकते हो कि मिड पॉइंट, इसी चीज को आप कह सकते हो कि मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ QS,
कि जो पी आर का मिड पॉइंट भी देखो ओ ही होगा, जब बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, यानी कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगेन क्यू एस जो है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, या ये कह लीजिए कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। तो वही इससे क्या पता चला, दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, ए ओ ही हो गया ना, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट एक है। तो आप पैरेललोग्राम में जब हमारे पास आएगा, पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, क्योंकि ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो जब पैरेललोग्राम की बात आ गई तो इसका मतलब होगा कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। सेम हम यहां पर प्रॉपर्टी का यहां पर हम यूज करेंगे, एंड हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर का मिड पॉइंट, पी क्या है हमारे पास, दिस इज पी एंड दिस इज आर। सो मिड पॉइंट ऑफ पी आर दैट इज ए प्लस 2 अपॉन 2 एंड -11 प्लस 15 -11 प्लस 15 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ये भी पॉइंट ओ है, ये भी पॉइंट ओ होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। क्यू एस का मिड पॉइंट दैट इज x1 इज 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड b प्लस 1 एंड अपॉन 2। अगर आपको ये चारों पॉइंट्स पूरे पूरे गिवन होते और आपको ये प्रूफ करना होता कि एक पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो आपको ये पॉइंट गिवन होते, देन सबसे पहले आप पी आर का मिड पॉइंट अलग निकालते, क्यू एस का मिड पॉइंट अलग निकालते एंड लास्ट में उसको इक्वल रखते। बट हमें यहाँ पे कह चुका है कि ये पैरेललोग्राम है, और जब हमें कह ही चुका है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हम इनको इनिशियली ही क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। अब हमें यहां से क्या मिलता है, यहां से मिलता है कि a प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। ये रिप्रेजेंट करता है कि a प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या मिल गया, a प्लस 2 इज 6, या ये कह लीजिए a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई, एंड और क्या मिलता है कि ये जो वैल्यूज होगी दिस विल बी इक्वल टू दिस। यहां से क्या मिला, 15 माइनस 11 दैट इज 4, 4 अपॉन 2 दैट इज 2 इज इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रह गया, b प्लस 1 इज 4, सो b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई 3, a की वैल्यू मिल गई 4। क्लियर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए भी हैं इस टॉपिक से, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और क्या कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू आर दिस। पहली बात तो जो उसका बेस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसका जो वर्टेक्स कह सकते हो आप, इसका जो पॉइंट है क्यू आर के दैट इज -40 एंड द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। बेस का जो मिड पॉइंट है दैट इज ओरिजिन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड आर। सबसे पहले मैं एक्सिस ही बनाता हूं, ये वाई एक्सिस हो गया एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका बेस इसके ऊपर लाई करता है। चलिए ठीक है, बेस तो यहां पर हो गया, उसका पॉइंट जो बेस क्यू आर में से क्यू दैट इज -40 वो कहां पर होगा भाई, -1 -2 -3 -4 यहां पे ले लिया सपोज करते हैं। सो यहां पर तो उसका क्यू पॉइंट हो गया दैट इज -4 एंड 0। ओरिजिन जो है, जो ओरिजिन है दिस इज ओरिजिन यानी कि 0 0, ये क्या है, ये बेस का मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर हम जनरली सोचे ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, यानी कि जो पॉइंट होगा R दैट इज 4 0। लेकिन हम R को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्या नहीं कर सकते, हम इसको R को डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको R को लेना पड़ेगा कि लेट R इज x0। भाई हमने R को x0 क्यों ले लिया,
क्योंकि बेस जो है क्यू आर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। आप लिख भी सकते हो इस लाइन से भी पहले कि सिंस क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्यू आर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो आर भी एक्स एक्सिस पे ही है। सो नाउ लेट आर इज एक्स जीरो। हमने क्या ले लिया, आर इज एक्स जीरो। अब हमें ये पता है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, कि सिंस ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ओ क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट रिप्रेजेंट दैट, अगर हम इस हिसाब से देखें, अभी हम इसको सिर्फ x0 ले रहे हैं, तो इस हिसाब से देखें तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि 4 माइनस का प्लस x अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू ओरिजिन यानी कि 0 0। तो यहां से ये रिप्रेजेंट हो गया कि -4 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 है ही, तो यहां से क्या मिल गया, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 इंटू 0 दैट इज 0, या ये कह लीजिए -4 प्लस x इज 0, या ये कह लीजिए x इज इक्वल टू 4। सो coordinates of r is r 4 0। तो पहली बात तो आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड r, तो r के कोऑर्डिनेट्स आगे दैट इज 4 0। अब ये कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बेस इसका QR है जो कि यहां पर लाई करता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये उसका मिड पॉइंट ही होगा y एक्सिस का, क्योंकि हमेशा आपको पता होना चाहिए जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन और उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड भी हो तो वही उसके वर्टेक्स से जाएगी, यानी कि हम इसका वर्टेक्स और कहीं नहीं ले सकते, इसी पॉइंट पर लाइन की y एक्सिस पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एक तरीके से मीडियन भी होगा। मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों ही एक होते हैं, किसमें, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम ही होते हैं। मीडियन मतलब जो उसके मिड पॉइंट से होके जा रहा है, और ऑल्टीट्यूड जो वर्टेक्स से बेस पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या होता है, वो ऑल्टीट्यूड होता है। हम लिखेंगे कि सिंस ऑल्टीट्यूड and median of an equilateral triangle is same है। so ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से कौन सा जा रहा है, y एक्सिस जा रहा है। y एक्सिस जब उस पॉइंट से जा रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, क्यों r के साथ, कि सिंस y एक्सिस passes through midpoint, y-axis passes through the midpoint of QR, जो y-axis है वो QR के midpoint से भी passes होता है, and also is perpendicular to QR। और क्या है इसका मतलब, ये और ये क्या है, QR का कैसा है, ऑल्टीट्यूड भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसका थर्ड वर्टेक्स होगा वो कहां पर लाई करेगा, इसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि P लाइज ऑन y एक्सिस। तो P क्या है, y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is 0 y। हमने क्या ले लिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, दैट इज 0 y। क्लियर हो गया बच्चे, हमारे पास में R आ चुका है, दैट इज 4 0। हमने क्या निकाला, हमने इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या लिया कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, जो P कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा होगा, वो इसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। क्या करेगा, इस y एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो हमने वो मान लिया वो क्या है, 0 y। वो हो सकता है ऊपर और हो सकता है वो नीचे भी हो सकता है बच्चे, देखो दोनों तरफ से हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है तो भी बेस ही है, और इधर से होगा तो भी बेस वही होगा। तो फिलहाल हमने इसको ले लिया 0 y। क्लियर हो गया बच्चे।
एक बार जरा दोबारा से देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसको रब कर रहा हूं। क्या मिलेगा हमें? दैट इज, आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि हमें पॉइंट मिल चुका है। दैट इज 40। क्वेश्चन को मैं यहां से रब कर रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बच्चे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टीज तो यही थी कि इसका ऑल्टीट्यूड और मीडियन सब सेम ही है, इसके मिड पॉइंट से होके जा रहा है। क्या आप इससे और इसके, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ इज इक्वल्स टू QR। PQ इज इक्वल्स टू QR। नाउ सिंस ट्रायंगल A PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे? दैट विल बी QR। जो इसकी लेंथ होगी PQ की, दैट विल बी इक्वल्स टू QR। तो PQ में हमारे पास क्या क्या पता है? P हमारे पास क्या पॉइंट है? 0y। Q हमारे पास क्या पॉइंट है? -40। एंड R हमारे पास क्या पॉइंट है? G4 0। अब ये भी तो निकाला था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, है ना? तो PQ की क्या आ गई वैल्यू? PQ ये रिप्रेजेंट करेगा कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, ताकि क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन के इसी टाइप से। सो PQ हमारे पास क्या आ गया? PQ दैट इज 0 माइनस माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर QR, दैट इज -4 माइनस 0, सॉरी -4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 4 आर 16 प्लस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 8 स्क्वायर, दैट इज 64। तो ये कह लीजिए y स्क्वायर इज 64 माइनस 16, दैट इज किसके इक्वल आ गया? 8 4 48। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट 48, या ये कह लीजिए प्लस माइनस, ये क्या हो सकता है? 16 इंटू 3, सो दैट इज प्लस माइनस 4 रूट 3। इसीलिए हमने कहा था ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, क्योंकि हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y नहीं बच्चे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 0 4 रूट 3 और 0 माइनस 4 रूट 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज का ध्यान होना चाहिए कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज, सो प्यारे बच्चों, द लास्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हालांकि हमने लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे डिस्कस भी किए थे, लेकिन एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, रिविजिट करा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले कभी बोर्ड में आया हुआ है और ये जो टाइप है इस क्वेश्चन का, ये लगभग ये मान के चलिए 99% आता ही है बोर्ड एग्जाम्स में। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहले भी कराया और आज फिर से करा रहा हूं। आपको भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इस क्वेश्चन के टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, हमेशा मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। सो देखते हैं क्या है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB डिवाइड्स इट। एक लाइन सेगमेंट है AB, दैट इज -3 10 एंड B इज 6 -8। ये इसी के ऊपर एक पॉइंट है P, दैट इज -1 एंड Y। P क्या करता है? इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। सो हमने क्या लिया सॉल्यूशन में कि लेट P divides AB in the ratio, P divides AB in the ratio K/1। हमने मान लिया कि ये इसको K/1 में डिवाइड करता है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, those are, that is K into 6 यानी कि 6K -3
अपॉन k प्लस 1 एंड माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ये तो वो कोऑर्डिनेट्स हुए जो हमारे हिसाब से हुए। बुक में क्या दिया हुआ है, दैट इज p इज -1 एंड y। और यहां से हम एक चीज और देखते हैं, ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो हमें पता है, दोनों x की वैल्यू तो हमें पता है, y की नहीं पता है। कोई बात नहीं, अब इसको बाद में देखते हैं, पहले जो पता है उसको लिख लेते हैं। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिल गया, 6k माइनस 3 इज इक्वल्स टू -k माइनस प्लस -1। 6k को लेफ्ट में लीजिएगा, -3 को राइट में लेके जाइएगा, -1 है, सो दैट इज 7k दैट इज इक्वल्स टू 2, या ये कह लीजिए k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। पहली चीज आ गई k, तो रेशो क्या निकली, इट रिप्रेजेंट दैट, ये यहां पे लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट दैट कि p डिवाइड्स ab इन द रेशो, p डिवाइड्स ab इन द रेशो दैट इज 2 अपॉन 7 रेशो 1, या कह लीजिए दैट इज इक्वल्स टू 2 रेशो 7। क्या रेशो में डिवाइड करता है, दैट इज 2 रेशो 7। तो पहला हमारा काम हो गया ये निकालने का कि ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, दैट इज 2 रेशो 7। हमें अब क्या करना है, हमें अब निकालनी है y की वैल्यू भी। एंड नाउ हमें ये पता है y इज इक्वल्स टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 2/7, पुट कर दीजिए। सो -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1, क्या हो जाएगा भाई, ये -16 अपॉन 7, यहां पर 1 है, 1 7 जो 7, सो 10 7 जो 70, अपॉन में क्या रहेगा भाई, अपॉन में रह गया 2 प्लस 7 1 जो 7 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, क्या रह गया 70 माइनस 16 दैट इज 54, अपॉन में क्या रहेगा 9, 9 1 जो 9 9 6 जा 54। तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो y इज इक्वल्स टू 6 एंड द रेशो दैट इज 2 रेशो 7। सो डियर स्टूडेंट्स, हो गया हमारा क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज यहां तक ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के जो भी कुछ क्वेश्चंस हमारे से बच चुके हैं वो लेकर, और टाइम बचेगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, जो हमने टॉपिक्स करा चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही माइन्यूटली एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम से बेटे ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो प्रैक्टिस हार्ड, डू योर प्रैक्टिस, कंप्लीट चैप्टर की कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक कह लीजिए, या जो बाकी के क्वेश्चन है उनको लेकर। ठीक है बच्चे? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।